सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। दोनों का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। सुपर कंडक्टिविटी एंड मेसनर इफेक्ट, उसके बाद कार्बन ऑफसेटिंग, मूल्य प्रवाह एडिटोरियल का टॉपिक है। ये टॉपिक टेक्स्ट के अंदर आया है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके कंटेक्स्ट में है। लूनर इकोनॉमी एंड ULA, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का टॉपिक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के अंदर हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो कंटेंट अभी ये करवाऊँगा, तो ये कंटेंट आप एक बार चेक करना, किसी भी चैनल पे अगर आप चेक करोगे ना, इससे आपको आइडिया लगेगा कि देखो किस तरीके से यूपीएससी कंटेंट को फोकस करना पड़ता है। भले जो थोड़ा सा शब्द मेंशन्ड है तो हमें ये देखना है कि अच्छा क्या पढ़ना चाहिए जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये मैंने आपको पूरा डिटेल में इस कंटेक्स्ट को कवर कर लिया। हो सकता है अब एक साल तक इस पर कुछ भी ना आए, या हो सकता है 2-4 आर्टिकल आ जाएं और यूपीएससी में प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो जाए। तो ये बहुत अल्टीमेट टॉपिक है और इस पर मेंस का भी प्रश्न मैंने आपके लिए फ्रेम किया। फिर आपका मेंस का जो क्वेश्चन है वो रहेगा। क्वेश्चन देख लो, लूनर इकोनॉमी इज द रीजन फॉर ऑनगोइंग स्पेस रेस। ये 10 नंबर का है। आप लिख के सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आकलन सीरीज ज्वाइन करके कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर तक रीच कर सकते हैं, बट प्लीज़ मैसेज आप करें, है ना, मैसेज करें। कोई भी क्वेरी है, ज़रूरी नहीं पढ़ाई से रिलेटेड हो, बट मान लो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, प्रिपरेशन के कंटेक्स्ट में, तो आप ज़रूर से रीच करें। जो पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर से रीच करें, और मेरे लेवल पे जो भी होगा मैं आप ज़रूर से आपसे कनेक्ट जो है वो करूँगा। ठीक है, इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करना, सौरभ पांडे CSE ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। इस वेबसाइट को आप विजिट करें, saurabpandeyupsc.com। अभी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम कल से हमारा शुरू हो जाएगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, देखो 2 एग्रीकल्चर ऑप्शनल के कोर्सेज पड़े हुए हैं। जो ये 8000 वाला, इसको ज्वाइन करना है तो उसमें 28 क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड आप देखोगे तो हैं, बाकी सारी और भी शेड्यूल्ड हो जाएंगी। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स की जो 13th टेस्ट है वो इस संडे को रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है आपका, और 12 टेस्ट हो चुके हैं। इसका रिजल्ट मैं आपसे पब्लिश आपको कर दूंगा। ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल बैच 2 ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। क्लासेस जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है साउथ कोरिया सुपर कंडक्टिविटी क्लेम रिवाइव्ड विथ न्यू डेटा। अब इस पर देखो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आ जाता है, और साइंस का एक स्पेशल इशू आपका आता है, इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे इफ़ विल सी हियर, अगर आप देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम एक तो मेसनर इफेक्ट के बारे में जानेंगे, सुपर कंडक्टिविटी कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, बाकी जो भी आर्गूमेंट है उस आर्गूमेंट को भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस टॉपिक को नोट कर सकते हो। तो पहले क्या है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन यू आर यूजिंग दिस टर्म सुपर कंडक्टर, इसका क्या मतलब होता है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे एक शब्द आप यूज़ करते हो, जैसे हम वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज इंसुलेटर। इंसुलेटर एक शब्द यूज़ होता है, जैसे प्लास्टिक है उस पर इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं होंगे, तो वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज कि भाई ये जो है ये इंसुलेटर है। दूसरा हम कहते हैं, जैसे मान लो वायर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास अगर इजीली हो जाती है, तो वी से कि अच्छा ये जो है बेसिकली ये क्या है, ये इट्स अ कंडक्टर। हम कंडक्टर शब्द यूज़ करते हैं कि इसका कंडक्टिविटी हाई है। और एक सुपर कंडक्टर मतलब जीरो रेजिस्टेंस, मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस तरीके से जो फ्लो कर रहे हैं, these electrons flow without any resistance, they flow without any resistance, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो कर जाता है। तो इन्हें हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। वो प्रोसेस को हम सुपर कंडक्टिविटी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस को वी कॉल इट एज सुपर कंडक्टिविटी, और मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर जो है कहते हैं। अब देखो जनरली क्या होता है कि ये जो सुपर कंडक्टर या कंडक्टिविटी हम अचीव करते हैं, या तो ये मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर में या बहुत ही हाई प्रेशर में, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं हम सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर सकते। क्योंकि देखो सुपर कंडक्टिविटी का फ़ायदा क्या है कि बिना किसी रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन बिना किसी रेजिस्टेंस के होगा। और जब ऐसा होगा तो बहुत सारी जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हम जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो भी है स्थिति है, उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज देर इज़ नो रेजिस्टेंस। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में हम वी कैन से कि सुपर कंडक्टिविटी अचीव नहीं की जा सकती। तो रिसर्च क्या चल रही है, रिसर्च ये चल रही है कि ठीक है,
एक स्थिति करते हैं जिसमें रूम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, आरटीपी शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर हम एक मटेरियल डेवलप करें, इस पर रिसर्च चल रही है जो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करे, इस पर रिसर्च चल रही है। सडनली साउथ कोरिया के जो कुछ साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि देखो हमने एक मटेरियल डेवलप किया है LK99 और उसमें सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर अचीव की जा सकती है। फिर उनका जो भी क्लेम है, जो भी कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में जब टेस्ट किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब दोबारा से इन्होंने कहा कि नहीं अभी आप दोबारा से चेक करो, इस पर दोबारा से जो है उनका क्लेम जो है सामने आया है। ऑल्दो जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं उन्होंने देखा कि जो स्थिति इनका क्लेम इनके द्वारा की जा रही है, तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर में वो मटेरियल LK99 इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ सुपर कंडक्टर, या सुपर कंडक्टिविटी जो है वो शो नहीं कर रहा। तो दे आर क्लेम तो उनका है ही, जो है आपका लाइक देर आर अभी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चाइना जापान हैं, उन्होंने कहा कि एक सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल में इन्होंने फाइंड किया है एट अ सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब अभी जो दूसरे क्लेम शुरू हो गया, चाइना जापान के साइंटिस्ट कुछ जो है इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। अब इसी बीच में एक कंसेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं मेसनर इफेक्ट। अब देखो क्लेम होगा, प्रूफ कर लेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे, अभी हम ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अभी देखते हैं देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज मेसनर इफेक्ट। अब मेसनर जो इफेक्ट है इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेसनर इफेक्ट क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं फिर जो लिखा है उसको समझेंगे। तो मेसनर इफेक्ट क्या है, इट्स एन एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ सुपर कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब कोई भी मटेरियल है, इसको समझना फिर इजीली आपको डायग्राम से भी मैं बताऊंगा। कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को आपने बहुत लो टेम्परेचर में कूल किया, जब आप उस मटेरियल को बहुत ही लो टेम्परेचर में कूल करोगे और ये जो टेम्परेचर है इस लो टेम्परेचर में जब वो सुपर कंडक्टर के रूप में एक्ट कर जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा, तो ये सुपर कंडक्टर जब बन जाएगा तो वो जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज दिस टर्म कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसमें देखो क्या कहा गया कि जैसे मान लो मेसनर इफेक्ट क्या कहता है, इस डायग्राम से समझो। जैसे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अब इसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके इन्फ्लुएंस या पेनिट्रेशन को अलाउ करता है ऑर्डिनरी जो कंडक्टर है। कंडक्टर शब्द जैसे मैंने आपको बताया ना, बस कंडक्टर मत समझना, वो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जैसे मान लो कॉपर है या आयरन है या कोई ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो जो ऑर्डिनरी कंडक्टर्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं, ये क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अफेक्ट कर लेती है। लेकिन ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। और एक अच्छी प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट होने नहीं देती है, एक्सक्लूड कर देती है। ये जो प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं मेसनर इफेक्ट, इसी को बोला जाता है मेसनर इफेक्ट जो है, ये कहते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसमें देखो क्या है कि जो साइंटिस्ट वो क्लेम कर रहे थे, बोले हमारा मटेरियल जो है अब सुपर कंडक्टर बन गया है मतलब रूम टेम्परेचर में, बट इट वाज नॉट लाइक, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी से ही रिलेटेड मेसनर इफेक्ट, बट मेसनर इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिला। ये आपका कहा गया कि लाइक इफ दे हैव टू बिकम अ सुपर कंडक्टर, मेसनर इफेक्ट एक आप कह सकते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड। मेसनर इफेक्ट के बिना सुपर कंडक्टर आपका नहीं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इतना इजीली बन सकता है। सो द रिसर्चर्स ने क्या कहा कि दे हैव ऑब्जर्व्ड अ मेसनर इफेक्ट इन अ कंपाउंड कॉल्ड कॉपर सब्स्टिट्यूटेड लेड एपेटाइट। ये उनका कहना है। दे आर स्टेटिंग दिस पॉइंट कि उन्होंने कॉपर सब्स्टिट्यूटेड लेड एपेटाइट करके है मटेरियल, उसमें इन्होंने मेसनर इफेक्ट देखा। जब मेसनर इफेक्ट हुआ तो इट इज लिंक्ड विद द सुपर कंडक्टर, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं ये कहते हैं कि कई सारे ऐसे मटेरियल्स ऑलरेडी हैं उनके पास जो कि सुपर कंडक्टर के रूप में काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर में नहीं कर सकते। अब यही चैलेंज है, क्योंकि जो कंडीशंस क्रिएट होंगी, जिस कंडीशंस में सुपर कंडक्टर के रूप में काम करेंगे, वही बहुत कॉस्टली रहेगी। जैसे अगर मान लो कोई एक ट्रांसमिशन वायर है, अब उसमें आप सुपर कंडक्टर बनने के लिए लो टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है या बहुत हाई प्रेशर है, तो वो एनवायरनमेंट आप क्रिएट थोड़ी ना कर सकते हो किसी के लिए, या किसी वायर के अराउंड वो नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो भले आप कुछ और एरिया के अंदर वहाँ पे उस कंडीशन को क्रिएट करके आप सुपर कंडक्टर बना सकते हो, बट जनरल सेंस में यू कांट डू इट। तो ये रिसर्च इसी चीज़ पे चलती जा रही है कि ठीक है,
किसी तरीके से रूम टेम्परेचर प्रेशर के अंदर हम डेवलप करें, ये कहा गया। लाइक अभी तो क्या है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर या एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के अंदर किया जा सकता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर में अभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हो गया, सपोज करो कि अगर हो गया तब क्या होगा, सपोज इफ इट हैपन्स कि सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर प्रेशर में भी कार्य करने लग जाएं, तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो उस स्थिति में देखो बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होने वाला है, क्योंकि जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो सुपर कंडक्टर में तो कोई लॉस ही नहीं होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस हो बहुत अधिक है, तो बाद में बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर उसके बाद कई सारे एरिया में उस मटेरियल का इस्तेमाल मेडिकल, डायग्नोस्टिक, कंप्यूटिंग, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इन सब में है। इवन द वाटर ऑब्जॉर्विंग जो प्रॉपर्टीज है मॉडर्न डाइपर्स वे आर फर्स्ट टेस्टेड विद पार्टिकल्स एक्सेलरेटर विच यूज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट टू वर्क। तो ये वाटर एब्जॉर्बिंग जो प्रॉपर्टी है मॉडर्न डाइपर्स की, तो ये बच्चे वाला डाइपर नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब इन द सेंस कि जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये इसकी भी टेस्टिंग आपकी की गई थी विथ यूज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट टू वर्क। अब अगर मान लो सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर के अंदर आ गया, तो इसके बहुत सारे जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर सके, ऐसे बहुत सारे एरिया में इसका एप्लीकेशन इंक्रीज हो जाएगा। साउथ कोरियन रिसर्चर्स ने दे हैव फोकस मटेरियल कॉल्ड LK99, जैसे मैंने आपको बताया, और उन्होंने क्लेम भी किया था कि रूम टेम्परेचर में ये इट विल एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब उसकी टेस्टिंग की गई थी तो वो चीज़ देखने को नहीं मिली थी, और उन्होंने कहा था कि जो भी आप इस मटेरियल की बात कर रहे हो तो ये इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है, और जो भी आप क्लेम कर रहे हो नहीं है, तो ये मिसलीडिंग है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नवंबर मंथ की जो GES रिपोर्टर मैगजीन है, जिनको नहीं पता ये मैगजीन क्या है, तो इसमें मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के जो कंटेंट है उसको कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार PDF, प्रॉपर PDF होती है, डाउनलोड करके अपना पढ़ लेना। नवंबर मंथ की आ गई है तो आप लोग कर लेना। और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें आपको सारे जितना भी कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है, उस कंटेंट को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस कि पूरे मंथ की जो भी पुराने कंटेंट है GS रिपोर्टर की वो देख सकते हैं। फिर मंथली मेंस के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। और भी डेली PDF जो है उसका भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट ये मैगजीन नवंबर वाली आ गई, तो आप इसको रीड करते रहें। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस में हाई लेवल ऑफ डायनेमिज्म रहता है, तो एक साथ सारा कंपाइल्ड है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, दैट इज कार्बन ऑफसेटिंग। ये बहुत न्यूज़ में है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन ऑफसेट? कार्बन ऑफसेट क्या होता है, तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो कार्बन ऑफसेटिंग बेसिकली कार्य कैसे करता है? तो पहली चीज़ तो ये देखना कि जैसे एक ये रहता है, जैसे मान लो कि हमारे द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, हम कोई ऐसा कार्य करते हैं या एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। सो हम क्या करते हैं कि जैसे उनसे वो सर्टिफिकेट हम बाय कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें टारगेट मिला कि 100 टन का ही कार्बन एमिशन हम कर सकते हैं। अब हमने कर दिया 120 टन का, तो 20 टन ज़्यादा हुआ। और एक दूसरा है जिसको 100 कर सकता था वो, बट उसने 70 ही किया, तो इसके पास 30 टन का सर्टिफिकेट है, तो इसको पैसा देके सर्टिफिकेट बाय कर लेंगे 20 टन का, और हम अपने टारगेट को मीट कर लेंगे। तो ये तरीका होता है कार्बन ऑफसेटिंग का। तो कार्बन ऑफसेटिंग बेसिकली ये अलाउ करता है टू बैलेंस आउट क्लाइमेट जो इम्पैक्ट है, एंड कंपनसेट फॉर द एमिशन यू प्रोड्यूस बाय रिड्यूसिंग CO2 एल्सवेयर। मतलब आपके कार्य की वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है, उस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के एमिशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप कहीं और कंट्रीब्यूट करो, जहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हो सिमिलर अमाउंट का CO2, चाहे वो कुछ सर्टिफिकेट बाय करके या पे करके। सो कार्बन एमिशंस जो है जनरेट किए जाते हैं जैसे एयर ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और इन सब में। अब इसमें क्या है कि कार्बन ऑफसेट्स जो हैं सस्टेनेबल जो ट्रैवल इंटरनेशनल इक्विवेलेंट जो अमाउंट ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनसे हम सर्टिफिकेट्स बाय कर सकते हैं। या जो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे फॉरेस्ट्री रिस्टोर करना या क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, वहाँ कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये जो तरीका है इसी को कार्बन ऑफसेटिंग बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। वी कॉल दिस एज कार्बन ऑफसेटिंग, इसी के लिए शब्द हम कार्बन ऑफसेटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैगजीन है जो कि नवंबर वाली आ चुकी है, नवंबर 2023 की GS रिपोर्टर की मैगजीन देख लेना। तो ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। 2023 की जो GS रिपोर्टर मैगजीन है सौरभ पांडे UPSC के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। सो ये देख लेते हैं, पहला द एम्बिशियस, नेक्स्ट देखते हैं द एम्बिशियस पुश फॉर वैल्यूज इथिक्स इन हायर एजुकेशन। तो एम्बिशियस पुश फॉर वैल्यूज इथिक्स जो है हायर एजुकेशन के अंदर, तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एम्बिशियस पुश फॉर वैल्यू इथिक्स एंड इन हायर एजुकेशन। अब इसमें कुछ कंटेंट हमारे लिए काम का बन जाता है, एडिटोरियल की बात करता है, तो दिस इज़ बेसिकली लिंक्ड विद एडिटोरियल की अगर हम देखें, इस पर आर्टिकल आया है, और ये है हायर एजुकेशन के अंदर वैल्यू सिस्टम में कुछ गाइडलाइंस हैं, यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उस कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं, या आप लोग नोट कर सकते हो जीएस पेपर 2 के अंदर। तो यहाँ पे देखो मूल्य प्रवाह, ये शब्द याद रखना, मूल्य मतलब वैल्यूज़। सो ये नोटिफाई किया गया था, अब लेटेस्ट और भी आई हैं। तो देखो मूल्य प्रवाह, ये जो गाइडलाइंस हैं, इसके तहत ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स हायर एजुकेशन की संस्थाओं में लेकर आया जाए। ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स, अपने काम के प्रति जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना, और मानवता जो से रिलेटेड जो वैल्यू सिस्टम है उसको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, इस पर वर्क करना। एंड इट इज़ टू बिल्ड वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना, ये है। उसके बाद बाय ओरिएंटिंग इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस, जिसके माध्यम से जो फंडामेंटल अपनी ड्यूटीज़ हैं उसको रेस्पेक्ट करें, संवैधानिक वैल्यूज़ हैं वो लेकर आएँ, देश के साथ एक जो अपना जुड़ाव है उसको इंक्रीज़ करें, ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी है कि जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये मूल्य प्रवाह के अंदर ये चीज़ें सामने रखी गई थी। तो ये टर्म आपको याद रखना है, मूल्य प्रवाह। इथिक्स के अंदर ये एक प्रश्न बन सकता है, और वहाँ पे आप इसको मेंशन भी कर सकते हो। तो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, प्रोफेशनल इथिक्स हैं, वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल हो गया या इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो उनकी तरफ किस तरीके से वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशन को हम डेवलप कर सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस दोनों को ही। फिर जैसे कई सारी ऐसे अनएथिकल चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे फेवरेटिज्म है हायरिंग में, ट्रेनिंग में, पे प्रमोशन में, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो कोई भी संस्थान है उस पर भी इंसान है। अब इंसान के मन में अगर डिस्क्रिमिनेटरी माइंडसेट है तो वो उस प्रकार का बिहेवियर वहाँ भी देखेगा। बहुत पॉसिबल है वो अपने जो भी एक्ट है उसको जस्टिफाई करने का भी प्रयास करेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। जेंडर डिफरेंशिएशन की बात करें कैंपनसेशन में, या फिर अप्रेजल्स की बात करें तो वो प्रॉपर ना करना, ये पर्सनल गेंस के लिए फ़ायदा कुछ ना कुछ करते रहना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है रिक्रूटमेंट और हायरिंग, वो देखने को मिलता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड, ये चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है। सो पहला कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करना। तो जो मूल्य प्रवाह 2.0 जो नई गाइडलाइंस आई हैं 2019 के बाद में, अब इसमें कहा गया कि द नीड फॉर अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो डिसीजन मेकिंग है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो बेसिकली गाइड होनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट से, किसी प्रकार के बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो ये नीड को हाईलाइट, क्योंकि देखो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। हायर एजुकेशन जो संस्थाएं हैं, अब देखो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी अब इसको कैसे बोला जाए समझ में नहीं आता है, लेकिन आप देखो हायर किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अब यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अब राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी जो सरकारी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर चले जाओ, तो क्या होगा, कई छात्र नेता होंगे। अब वो छात्र नेता जो है कई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें वो टीचर को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, तो ये एक देखने को मिलता है। तो इवन अगर आप संस्थाओं में भी जाओगे ना, तो एक पोलराइज्ड और कास्ट बेस्ड डिवीज़न ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। अब ऐसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि ये मेरे रीजन का है, ये मेरे कास्ट का है, ये मेरी भाषा की समान इसकी तरह है, तो इनके लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब रिक्रूटमेंट ही इस बेसिस में होगा, जहाँ पे मान लो डिफरेंट कंसिडरेशन को कंसिडर किया जाएगा, तो उस आइडेंटिटी को डाइल्यूट करना या उस आइडेंटिटी से को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, आप कह सकते हो। इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बन सकता है। सो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं मस्ट इनफैक्ट बी मैंडेटेड टू वॉलंटरी डिस्क्लोज ऑल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस हैं उनको सामने रखना, एंड पब्लिक जो स्क्रूटनी है, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी होगा। तो हम कैसे, देखो चैलेंज यही हमें देखना है कि जो भी माइंडसेट है, देखो रिक्रूटमेंट का बेसिस कुछ भी हो, लेकिन अगर रिक्रूटमेंट हो गया, या जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एंट्री है
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम ये कहते हैं कि जो भी कई पॉलिटिकल सेटअप विद इन कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं जिनका काम स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए है, तो वो ज़रूरी नहीं कि हम उसको पॉलिटिकल एफिलिएशन कंसिडर करें। जैसे हम एक स्टूडेंट बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन क्यों करना। अब उससे होता क्या है कि उस पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का एंट्री हो जाती है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल पार्टी के थॉट प्रोसेस, उनका जो भी पॉलिटिकल डायमेंशन होगा उस बेसिस में वो रिक्रूटमेंट पे फोकस करेंगे, या वीसी का अपॉइंटमेंट, टीचर्स का अपॉइंटमेंट, और ये सब चीज़ें होंगी। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो पढ़ाई में कैसे फोकस होगा, ये भी देखने वाली बात है। मैं आपको एक इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में मैं एक 2000 या 18-19 की बात है, तो एक बड़ी संस्था जो ऑनलाइन एजुकेशन में इस समय एग्जिस्ट करती है उसके लिए मैं काम करता था। तो मतलब पहले जहाँ काम करता था उससे पहले भी वहाँ काम, उससे पहले की एक संस्था है, तो उसमें मैं काम करता था। तो अब उसमें क्या हुआ था, एक हम लोग प्रोग्राम पे काम कर रहे थे जिसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको कैसे उनके ओपिनियंस को कैसे लाया जाए, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो मैं एक जयपुर के अंदर ही एक बड़ी संस्थान है, नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वहाँ पे गया और वहाँ पे इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट के हेड थे, उनके पास गया। अब उन बड़ी मुश्किल में मिलने को मिले, ठीक है चलो, कैमरामैन भी था मेरे पास और मैं भी था, मैं तो एक जनरल अच्छा डिस्कशन होगा, टीचर्स का जो नॉलेज है वो सिर्फ वहीं तक ना हो। अब जब उनके पास मैं गया, बैठा, तो थोड़ी देर इधर उधर की बातें उनकी चल रही थी, कभी इधर कभी उधर बातें कर, पढ़ाई की कोई बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने कहा कि सर ये जो है बजट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा ऐसा है। तो मैंने पूछा कि सर आपका क्या ओपिनियन बजट को लेकर। नहीं, बजट बढ़िया है, अच्छा बजट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं बजट में। तो मैंने कहा, अब ये आंसर था उनका कि बजट बढ़िया है और अच्छा, वो इकोनॉमिक्स के टीचर है, ठीक है, एचओडी या कुछ ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए थे। तो नहीं, बढ़िया है, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज़ है। तो अब मैंने कहा कि सर इसमें मतलब ओपिनियन थोड़ा सा मतलब इस टाइप से, आई वॉज थिंकिंग कि वो जो टेक्निकल भाई है, तो हाँ ये क्या बात हुई है, तो किसी चाय वाले से ही पूछूंगा तो बता देगा वो। तो जब उनसे मैं कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के, ही स्टार्ट इग्नोरिंग। अब फिर धीरे धीरे पता चला कि वो उनका नॉलेज है, तो किस बेसिस पर वो वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, किस बेसिस में सर्वाइव कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसा क्या होता है कि एक बार एंटर कर गए, फिर बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जो अपने आप को अपडेट करते हैं, पढ़ना पड़ता है। जैसे अब हमारी बात करो तो वी हैव, अगर हमारा सर्वाइवल है, वी हैव टू बी अपडेटेड। यूपीएससी का एग्जाम है, जो भी है, तो उस कंटेक्स्ट में हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, नॉलेज अच्छा देना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कम्पीट, या फिर एक अच्छा कंटेंट हम डिलीवर कर सकते हैं। अब वहाँ तो ये है कि आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, सैलरी पूरी मिलनी है। तो ये ऐसे कुछ आ जाए ना जिसमें टीचर्स जितने भी वहाँ हो ना, उनका एक प्रॉपर एग्ज़ाम टाइप कुछ चीज़ें हो, या इंक्रीमेंट हो, कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आ जाए कि इस एग्ज़ाम को, बट उसमें भी फिर धांधली शुरू हो सकती है। बट कोई बॉडी क्रिएट कर दे जो कि एग्ज़ाम क्रिएट करे, और एग्ज़ाम कंडक्ट हो और उस बेसिस पे इंक्रीमेंट हो, तो ऐसा कुछ हो जाए, लोगों के डिस्क्रिप्शन पे ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में तो अपने बायसनेस के बेसिस पे वो जो है अपना डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो मिलेंगे जो कि बहुत अपने आप को अपडेट, जैसे आप जेएनयू में चले जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और भी छोटे संस्थान भी होंगे अगर ना, मतलब किसी उसमें भी ऐसे टीचर्स वो जम के पढ़ते हैं, पढ़ने मतलब, और जो पढ़ते हैं टीचर्स उनका डिमांड भी रहता है, ऐसा नहीं है, बहुत डिमांड भी रहता है। लेकिन आपको ज़्यादातर ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो बस वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहेगा, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहेगा, और वो स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट नहीं करेंगे कि आओ पढ़ो। और फिर इस चक्कर में क्या होता है, फिर लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। अगर आप सोचो कि एक अच्छा कंटेंट किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल हो जाए, तो क्यों किसी संस्थान कोचिंग और इधर उधर जाएगा। अगर वो पॉलिटी हिस्ट्री वहीं से पढ़ ले अच्छे टीचर से, तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो पढ़ाते ही नहीं, और पढ़ाने के उनका लेवल भी नहीं होता है। आप ये भी मानो, आप हो सकता है इस बात को गलत ले लो, लेकिन बहुत ही कम टीचर्स हैं जो अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व रखते हैं। वो अगर काउंट कर सकते हो आपके, अच्छा पूरे संस्थान में ये 10 टीचर हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट वो टीचर को बना लेंगे कि उन्हीं के यहाँ से जो बीटेक किया है उसको 25-30 हज़ार दे के पढ़ाना शुरू करवा देंगे। और ऑल्दो सरकारी संस्थाओं में जो है वो कम्पीट करके आते हैं, तो टीचर्स तो बहुत हाईली टैलेंटेड होते हैं, बट वो अपने आप को अपडेट नहीं करते, या पढ़ाने का उनका मन नहीं करता। ये सब चीज़ें डेवलपमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ईयू कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये भी टॉपिक, इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया हुआ है पहले भी। इसको देख लेते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये आप आईआर और इकोनॉमी के अंदर
मेंशन कर सकते हो, इकोनॉमी सेक्शन के अंदर भी इसको मेंशन कर सकते हो। तो जैसे मान लो ये पहले आप इस सिस्टम को समझो। जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर है, अगर वो प्रोड्यूस करता है आउटसाइड ईयू, बहुत सारे ऐसे सेक्टर, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या है कि अगर ये प्रोड्यूस करेगा तो बहुत अधिक कार्बन एमिशन होगा, कार्बन एमिशन होगा। अब ये क्या है कि जैसे ईयू बॉर्डर में वो डिक्लेयर भी करेगा जो कस्टम है। अब ये क्या करेगा कि मान लो इसने जितना भी एमिशन और सब किया, अब उस प्रोडक्ट को ईयू अलाउ नहीं करेगा, उस पर टैक्स इम्पोज कर देगा। जैसे मान लो जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, अब इस ये क्या कहना चाह रहा है, अभी एक समझ लेते हैं, जैसे थोड़ा कंटेक्स्ट समझो। एक एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी मान लो भारत में है, बी कंपनी मान लो यूरोपियन यूनियन में। अब इनको तो क्या है कि बहुत अधिक कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होना चाहिए और ये सब क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी पे फोकस करना। तो इनका जो कॉस्ट है वो मान लो 1000 रुपये हो गया, मतलब एक यूनिट लेते हैं 1000। यहाँ पे एक ऐसा कोई इतना कंपल्शन नहीं है, तो उन्होंने जम के कार्बन एमिशन और सब हुआ, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है ये 200 रुपये हो गया। अब कहाँ से 1000 लग रहा है, कहाँ से 200 लग रहा है। तो यूरोपियन यूनियन का मानना है कि हम क्या करेंगे, इस पर टैक्स लगा देंगे कि आपने जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस किया है उसमें आपने ऐसा टेक्नोलॉजी और इन सब का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से बहुत अधिक का CO2 का एमिशन होगा। और अगर आपके प्रोडक्ट की बहुत अधिक डिमांड रहेगी तो आप सेम सा काम करोगे, जिससे कि क्लाइमेट में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप पे टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ऑल्दो अगर इनको इतनी कंसर्न होते तो जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसको फिर क्लीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी के लिए भी यूज़ करना चाहिए, बट वो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने ये कहा कि अगर आप इस टारगेट को मान लो नहीं मीट करते, कि उन्होंने कहा कि आपका जो भी CO2 का एमिशन बहुत अधिक है, कार्बन एमिशन बहुत अधिक है, तो उसको उस टारगेट को मीट करने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स बाय करने पड़ेंगे। इसके लिए नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ भी हैं जो कि सर्टिफिकेट सेल करेंगी और ये सब जो है नेशनल बजट, यू बजट के अंदर हाईलाइटेड भी रहता है। तो ये जो तरीका है, इसे हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, कि जो कार्बन एमिशन इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं कि यूरोपियन यूनियन में वो प्रोडक्ट जो है वो रीच करे जिसमें कार्बन एमिशन, आपका जो कार्बन एमिशन है वो कार्बन एमिशन बेसिकली बराबर के रूप में ही होता है या ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ही है, जैसे इसी डायग्राम में सेम सी चीज़ है। कंपनी ए सेल परमिट करती है, जिसने अपना जो भी अनयूज्ड परमिट है उसको सेल कर देती है, और एक कंपनी है जिसे चाहिए। तो इस तरीके से है। तो यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, अब इसमें देखा जाए इट विल टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट, जो कि यूरोपियन यूनियन में आएगा, 2026 में है। इसमें 2 फेसेस होंगे, है ना, और पहला फेस इन फ्रॉम अक्टूबर 1 2023 से, और इस पर इंडिया और इनकी बातचीत भी काफ़ी समय से चल रही है। अब इसमें इन्होंने कहा कि उसका जो टारगेट है यूरोपियन यूनियन में, जिसके माध्यम से 55% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस एमिशन बाय 2030, उसको कंपेयर टू 1990 लेवल, उसको अचीव करने के लिए जो है वो इस कदम को उठा रहे हैं। प्लस इसमें ये भी कहा गया कि यहाँ पे देयर इज़ अ थ्रेट टू EU प्रोडक्ट बीइंग रिप्लेस्ड बाय कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स। अब जैसे मान लो इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, इनका ये मानना है कि देखो हमने क्या किया, हमने ये टारगेट बना लिया है कि हमें 55% जो है रिडक्शन ग्रीन हाउस गैस एमिशन का करना है 2030 तक कंपेयर टू 1990 लेवल। अब इसमें इनका ये मानना है कि मान लो हमने फोर्स किया जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं कि आप क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी और इन सबको यूज़ करो, तो इससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रॉफिट मेन एम रहता है, तो उसमें फिर अगर आसानी से उनको ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का मौका मिले जिसमें कार्बन एमिशंस बहुत अधिक हुआ है, तो उसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने कॉस्ट को बचाने के लिए। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए उनका ये मानना है कि हम ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो EU कहते हैं कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरनमेंट कंप्लाइज इन इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विल रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स हाई रहेंगे, हाई रहेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो उनका जो भी मार्केट में आप कह सकते हैं चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ेगा। कार्बन मतलब कार्बन एमिशन को कम करने के लिए काफ़ी सारे कंपल्शंस जो उनको अप्लाई करेंगे, तो उस बेसिस में उनको कॉम्पिटेटिवनेस, उनका जो प्रोडक्ट है EU में जो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अपना रिड्यूस ही होगा बिकॉज उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, उनको क्लीन एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। तो इसकी वजह से क्या है, दे विल इम्पोज अ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड इसके ये पैसा कमाने का भी तरीका है असल में। तो ये क्या है कि इट विल वर्क, इट इज़ इंटेंडेड टू वर्क लाइक EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है या कोई सेक्टर है, अगर वो अगर कार्बन एमिशन कर रहा है और
उसको अपने टारगेट को मीट करना, तो कुछ सर्टिफिकेट जो है वो बाय कर सकते हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ये किया जा सकता है, एंड दिस कैन बी डन। और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं इट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू देम टू कट एमिशंस। एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं इट विल रिसीव फ्री अलाउंसेस टू इंश्योर देयर कॉम्पिटिटिवनेस। फिर इसके बाद ये दिस इज ऑल्सो वे ऑफ प्रिवेंटिंग कार्बन लीकेज। कुल मिला के उनका मानना है कि कार्बन लीकेज को भी रोकेगा। तो यहाँ पे अगर कोई अपने टारगेट को मीट भी करना चाहता है तो उसे फिर खर्चा करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बाय, जो सर्टिफिकेट है उससे बाय करना पड़ेगा जिसने अपने टारगेट जो है उससे भी कम कार्बन एमिशन किया है। तो इस प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम जनरेट होगा और इससे उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव उसको मिल पाएगा जो कि कार्बन क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्लीन टेक्नोलॉजी का जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। सो दिस CBAM हैज़ बीन पिच्ड टू रिप्लेस दिस एलोकेशन CU ETS अलाउंसेस। तो ये कहा गया कि जो क्लीन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये EU ETS को रिप्लेस कर सकता है, जो उसके तहत अलाउंसेस आपके मिल रहे हैं। तो CBAM ट्रांजिशनल फेस जो है वो दिसंबर 2025 तक है। इसमें जितने भी EU मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर ऑफ एनर्जीज़ हैं, उन्हें अपना ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को हाईलाइट करना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग द इंपोर्ट, अगर वो कुछ इंपोर्ट ऐसी चीज़ों को करते हैं जिसमें जिनके प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत अधिक कार्बन एमिशन है तो उस चीज़ का भी इनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जनवरी 1 2026 से ये अपने पूरा तरीके से CBAM पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। इंडिया ने भी लाइक अपना कार्बन डेटिंग मैकेनिज़्म स्टार्ट किया है दिसंबर 2022 में। इसने अपना इंडिया जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का उसको अमेंड करके कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम भी रखा है। अब इसमें भी देखो वही सेम सी चीज़ होती है कि जैसे मान लो एक कंपनी है, उसको टारगेट मिला है और अगर वो कार्बन एमिशन ज़्यादा करती है उससे ज़्यादा, तो फिर दूसरे से वो बाय करेगी जिसका एमिशन कंपैरेटिवली कम है टारगेट से। तो ये इसे हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं। और इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज़ होगा इन क्लीन एनर्जी बाय प्राइवेट सेक्टर। ये इन्वेस्टमेंट और ये सब भी काफ़ी बढ़ेगा। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी बात कर रही है कि ख़ास तौर से कि मतलब हम इस CCTS को कैसे और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हमें अपने मार्केट को EU तक लेकर जाना, अब उन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कर लिया, तो हम ये देखें कि हमें ऐसा ना हो कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लग जाएं, टैक्स लग जाएं, या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत टैक्स जो है हमें लग जाए, कार्बन टैक्स इम्पोज कर दें और हमें बहुत अधिक पैसा दे के सर्टिफिकेट्स और ये सब बाय करना पड़ जाए जो EU ETS प्रोग्राम के अंदर था। तो या फिर टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। तो इसको मीट करने के लिए अगर हम ये अपने देश में अगर ये जो मैकेनिज़्म है कार्बन ट्रेडिंग का हम पहले से ही डेवलप कर लेंगे तो फिर हम जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे क्लीन एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट पर हम ज़्यादा, जो प्राइवेट सेक्टर वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगा, और फिर अपने जो भी प्रोडक्ट हम EU में बेचेंगे तो वो उनके हाई स्टैंडर्ड्स को हम ईजिली मीट कर सकते हैं और हमें किसी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हमारा लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिबेटिंग इंडियाज़ न्यू हिट एंड रन लॉ। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। इसमें हम दो पार्ट देखेंगे, एक तो लॉ के बारे में बेसिक और प्लस इस लॉ की जस्टिफिकेशन के बारे में। अब इसमें प्रोटेस्ट सही है गलत है वो हम पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम पॉलिटी सेक्शन में आप नोट कर सकते हो, दैट इज सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो अब देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी, मैं भी इस पर फंस गया था, तो 2 दिन तक ही रहा था, वो ज़्यादा तो नहीं रहा, बट क्योंकि ट्रैवल लंबा करना था तो फिर मैं संडे को वहाँ से निकला और इस वजह से हमारा संडे को सेशन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। देखो प्रोटेस्ट करना एक अपना राइट है। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके तहत लगभग 10 साल की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है अगर स्पॉट मतलब एक्सीडेंट करके ऐसे भाग जाना और रिपोर्ट करना पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को, एंड फेलिंग टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। अब इसमें देखो ये एक चैलेंजिंग टास्क भी है। जैसे मान लो किसी से एक्सीडेंट हो जाए और वो वहीं रुका है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जो भीड़ है उन पर हमला कर दे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हाईवे और इन सब में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये है कि मान लो एक्सीडेंट हो भी जाए, अब जैसे मैं एक जगह विजिट करने गया था, उसमें एक ट्रक वाले ने एक मतलब उस भगवान ने एक तरीके से बचाया था। वो ऐसा वो बालू लिए था ट्रक और वो भाग रहा था, दिन के टाइम अलाउड नहीं था उसको, तो एकदम से गाड़ी जो है पार्क थी तो और भागने के चक्कर में मोड़ में
उस ट्रक का एक आगे लोहा सा निकला था, उसने उसका पूरा जो है मेरे कार के जो डोर होता है वहाँ से स्क्रैच करता हुआ, और वहाँ पे उसका वो फंस गया और वो गाड़ी को घसीटता ले गया पूरी, मतलब आप मानो फैमिली गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। तो वो इस तरीके के ड्राइवर्स हैं। अब ऐसे ड्राइवर को आप कह दो नहीं बहुत अच्छा है और ये है वो है, और उस चक्कर में जब मैं तो थोड़ा बाहर था, मतलब गाड़ी के बाहर कुछ ले रहा था, तो मैं नज़र जो है मतलब पड़ी तो मैं भी भागता हुआ गया। अब उस चीज़ में क्या था कि वो बालू लेके भाग रहा था, वहाँ जो पुलिस थी और वो ट्रैफिक वाले थे वो उस ट्रक को भगाने में लगे हुए थे, उन्होंने हमें ही पकड़ लिया, बोले आप यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दिए और ये है वो है। क्यों कर रहे थे ऐसा? इसलिए कर रहे थे बिकॉज कि जो है आप मानो कि क्योंकि वो बालू लेके जा रहा था 6 बजे, सिटी के अंदर से गाड़ी ट्रक जा रहा था, मैंने वीडियो ऑन कर लिया तुरंत, तो मतलब जो ड्राइवर था गाड़ी में वीडियो ऑन कर लिया, तो उसके बाद वो जो ड्राइवर था मतलब ट्रक वाला उसको भगाने में लगे हुए थे और वो हमें रोक लिए वहाँ पे, ठीक है, थोड़ी दूर में, क्योंकि घसीटते हुए गाड़ी ले गए थे, तो हमें रोक लिया उन्होंने और ट्रक वाले को जाने दे रहे थे। अब मैं भी वहाँ पहुँचा तुरंत भागते हुए, क्योंकि देखो क्या है कि रात के टाइम पे ही ट्रक को पास करना अलाउड होता है ना, ऐसा दोपहर में तो कैसे करेंगे, उससे 5 बजा या 4:30 ऐसा कुछ टाइम बजा हुआ था, 6 बजे के बाद अलाउड होता सिटी के अंदर ऐसे पास होना, बट वो कैसे जा रहा था, तो रूल्स तो हमको भी पता थे ही। तो उस चीज़ में क्या है कि अब वो भागने दे रहे थे, अब उस चीज़ में हमें परेशान करने में वो लग गए, पुलिस वाले जितने भी थे वो सब उनके रहता है उनका सारी चीज़ें। तो आप ये देखो कि वहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, फिर वो जब भाग रहा था तो अब वो भागे ना, क्योंकि वो भाग जाएगा तो हमें परेशानी होगी, तो मैंने फिर एक पत्थर उठाया और फिर उसकी जो वो कोई था नहीं कार मतलब उसके अंदर, तो फिर मुझे जो ड्राइविंग सीट वाला कांच था उसको तोड़ना पड़ा। अब उस चीज़ में पुलिस वाले मुझे बहुत मतलब आप कह सकते हो परेशान करना स्टार्ट कर दिए। फिर कोई मीडिया के अंदर नोन था, मैंने कॉल किया, वो आए और बताया गया कि देखो ये ऐसे भागने दे रहे थे। जिस पर्सन का वो ट्रक था वो वहाँ का एक बड़ा बालू माफिया टाइप पर्सन था। तो आप ये मानो कि फिर पुलिस उसमें भी थोड़ा समय लगा, उसमें 2-3 घंटे का समय लगा, और पता चला जब वो वहाँ पे एक न्यूज़पेपर के जो आए थे मीडिया वाले, तो उन्होंने फिर बताया कि 3-4 दिन पहले इन्हीं के ट्रक से इन्होंने एक्सीडेंट किया था और वो केस भी वहाँ पे चला था। तो वो ये मुझे बोले कि आप जो है गवाही दो और ऐसे करो वैसे करो। तो ये सारी चीज़ें चली थोड़े समय तक, तो फिर फाइनली क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और हम अपने जो जयपुर है उससे 600-700 किलोमीटर दूर थे, और अननोन जगह थी सारी, तो उस वजह से फिर वहाँ से किसी तरीके से निकले हम लोग, ठीक है। तो वो फिर प्रोसीडिंग चलती रही काफ़ी समय, कुछ समय तक चलती रही, ऑल्दो कुछ भी केस उस नहीं हुआ, बट आप ये देखो कि पूरा सिस्टम उस ट्रक वाले को सपोर्ट कर रहा था और ट्रक वाला भी एकदम खुश था। अब वो ट्रक वाला भी चलो ड्राइवर था, उसका जो जिसका ड्राइवर था उसके पास 200-300 ट्रक थे जो बालू वालू का काम करते थे, उस जगह पे बालू और सैंड वैंड का काफ़ी काम रहता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा ऐसा इमोशनल हो के डिसीजन ले, नहीं 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 ये जो है कभी एक्सीडेंट नहीं कर सकते हैं कभी। अब ट्रक जो है वो चलाओ तो सही कार आप, ठीक है, तो हाँ 2-4 लोग अच्छे भी मिलेंगे, बट ज़्यादातर तो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं चलाते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हम हमारे देश में एटलीस्ट लॉ तो रहे इस चीज़ से रिलेटेड, आपकी आप भाग तो ना सको, आप भाग क्यों रहे हो, कि अब किसी को अगर आप बचा सकते हो तो ये तो मानवता है ना। आप ड्राइवर वाइवर तो बाद में हो, पहले तो आपका अंदर की मानवता है कि आपको उसको बचाना है, किसी तरीके से आप बचाओ उसके बारे में, ये है। तो ये प्रोटेस्ट चला। अब क्या इसका लीगल एस्पेक्ट है वो इस पर हम लोग थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे। सो दिस लॉ इन एडिशन टू द कॉलोनियल, यहाँ कहा गया कि दिस लॉ इन एडिशन टू द कॉलोनियल एयर प्रोविजन ऑफ कॉजिंग डेथ ड्यू टू हार्स। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट का समय, तो देखो ये जो इंसिडेंट्स ऐसे कई बार जो होते हैं, कई बार चीज़ें आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ है कुछ चर्चा मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा जो बाद में देखें तो आप लोग चाहे इसको भगा लेना, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर देना। तो इसमें देखो यहाँ पे कोई इनसेंसिटिविटी वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे कोई ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें देखना है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉ देश में होना चीज़ों को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे मोरालिटी का
डेनिग्रेशन हो या मोरालिटी जहाँ पे डाइल्यूट होती है वहाँ पे फिर लॉ ज़रूरी आ जाता है। लॉ उस समय फिर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये है, कई स्थिति रहती हैं, आप लोग भी फेस करोगे, कई फेस किया भी हो सकता है आप लोगों ने भी कई ऐसी स्थिति को। लेकिन जो भी स्थिति हो उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग चीज़ों को देखें। अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस लॉ इज इन एडिशन टू द कॉलोनियल एरा प्रोविजन causing death due to rash or negligent act under section 304A of the IPC 1860. दिस लॉ इज इन एडिशन, तो ये मतलब पहले से ऑलरेडी हमारे पास लॉ है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अंडर सेक्शन 304A ऑफ IPC 1860। तो ये ऑलरेडी आपका ऑलरेडी जो लॉ है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, उसके अलावा इसको रखा गया है। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि इसमें या तो उसको विड्रॉ किया जाए या अमेंड करना पड़ेगा, और इसी वजह से कई जो हिट एंड रन है, हिट एंड रन शब्द का मतलब है कि आपने एक्सीडेंट किया और भाग रहे हो। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द लॉ, क्या प्रिंसिपल है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ने कहा कि लगभग 47,806 हिट एंड रन इंसिडेंट होते हैं और इससे इतनी डेथ भी हो रही हैं। अब इसमें क्या है कि ज़रूरी है, अब मतलब जितने भी मतलब इतनी डेथ अगर हो रही है हिट एंड रन की वजह से, तो इसको तो देखना ज़रूरी है ना। मतलब अगर इस स्थिति में 50% लोगों की भी जान बच जाए, टाइमली अगर पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल में, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे कहा गया कि द साइड ऑफ द कॉइन सीकिंग स्ट्रिंजेंसी इन पनिशमेंट अपीयर्स टू लाई इन एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ द लॉ विच वांट टू डिटर ड्राइवर्स फ्रॉम एंगेजिंग इन रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। मतलब लॉ के माध्यम से ही जो एक डर है वो पैदा हो कि अगर मैंने एक्सीडेंट कर दिया तो मुझे अभी तो ये तुरंत बेल मिल जाती है, तो बेल मिल जाती है तो एकदम मस्त होकर चलाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि किसी, चाहे आप कैसे भी हो, अगर कोई अच्छे से चला रहा है उसको, या अच्छा पर्सन है अच्छे से चला रहा है तो उसको तो दिक्कत ही नहीं ना। हमें तो देखना है कि वो जो नेग्लिजेंट पर्सन है उसको कैसे टैकल किया जाए। सो द इंटेंट क्या है, पनिश ऑफेंडर को पनिश करना, क्योंकि अपने नेग्लिजेंट की वजह से किसी की जान जा रही है। सो ये क्या है, जो लॉ है इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफेंडर टू रिपोर्ट सच एन इंसिडेंट टू द पुलिस या मजिस्ट्रेट। आपका क्या काम है, अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो आप तो वहाँ पे बैठ के आपको ट्रीटमेंट नहीं करना ना, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो, और अगर ज़रूरत पड़ रही तो आप उसको हॉस्पिटल छोड़ के आओ। यही चीज़ तो किया जा सकता है, एटलीस्ट पुलिस को तो इन्फॉर्म जो है वो किया जा सकता है। अब ये एक लीगल ड्यूटी भी है, इट अराइजेस फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इंटेंट टू इन्फोर्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्योंकि इस लॉ के माध्यम से हम लॉ के माध्यम से एक नैतिक जो जिम्मेदारी है वो इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर एनसीआरबी का डेटा देखें तो उसमें इतने लोगों की डेथ हो रही है, इसका मतलब वो मोरल ड्यूटी तो हम नहीं निभा रहे हैं ना, तो लॉ के माध्यम से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीगल ड्यूटी के रूप में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, खास तौर से जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है उसके कंटेक्स्ट में, जैसे सेक्शन 134 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें भी जो ड्राइवर है व्हीकल का टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स, जिससे कि मेडिकल कोई भी अगर पर्सन इंजर्ड हो जाता तो जो भी मेडिकल इंसिडेंट हो वो प्रोवाइड किया जाए, अनलेस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑन अकाउंट ऑफ मॉब फ्यूरी। मतलब अगर मान लो कोई भीड़ आके हमला करने लग जाए तब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरल सेंस में अगर मौका मिलता है तो जो भी मेडिकल अटेंशन के लिए हमारा प्रयास है वो होना चाहिए। अभी सेम सी बात को अगर आप देखें तो आपका राजेश त्यागी वर्सेस जयबीर सिंह केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट आपका किया था। तो यहाँ पे एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीगल ड्यूटी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये डेटा आप कोट कर सकते हो कि क्यों ऐसे लॉस की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बोइंग हिट बाय न्यू हेडविंड आफ्टर मिड फ्लाइट केयर। अच्छा, ये थोड़ा दूसरा आर्टिकल आ गया है इसमें। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल है, एक वो बिजनेस वाले पेज में, ये मैंने दूसरा आर्टिकल यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे एक बिजनेस पेज के में आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ लूनर इकोनॉमी। हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला अमेरिकन का जो स्पेस क्राफ्ट है टू अटेम्प्ट टू लैंड इन मून इन मोर देन हाफ अ सेंचुरी। तो यहाँ पे मंडे मतलब कल हुआ था। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को लीड कर रहा है, मतलब प्राइवेट प्लेयर है एक, वो लीड कर रहा है। और नया जो रॉकेट है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, वल्कन सेंटोर करके इस रॉकेट का नाम है, और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से ये आपका इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो वल्कन सेंटोर है ये 2 स्टेज टू ऑर्बिट हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस
के बारे में के द्वारा है, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो वल्कन सेंटोर अगर आपसे पूछे रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये क्या है, ये और रॉकेट है, ठीक है। इट्स अ 2 स्टेज टू ऑर्बिट। 2 स्टेज का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टेज 4 स्टेज, तो जैसे PSLV और JSLV कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से स्टेज के हैं। तो यहाँ पे ये 2 स्टेज मतलब जैसे मान लो मैराथन नहीं, ये जो रिले रेस होती है उसमें देखो तो वो बैटन कैरी करता है ना, तो एक बैटन को लेकर गया दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो जैसे मान लो एक को दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को देता है, ऐसे होता है ना रिले रेस में। ऐसे ही क्या होता है कि जो 2 स्टेज में एक बार एक हाइट तक गया, उसके बाद फिर नया प्रोपल्शन सिस्टम जलेगा, एनर्जी जनरेट होगी और फिर वो मूव करेगा। तो इसके लिए 2 स्टेज चाहिए। फिर ये क्या है कि US गवर्नमेंट डिज़ाइन टू मीट द लॉन्च डिमांड, जो भी US गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च प्रोग्राम है, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स या US इंटेलिजेंस एजेंसीज के तहत है, तो उनकी जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए आप कह सकते हैं कि जो ये इसका कार्य है, जो ये वल्कन सेंटोर है, इस रॉकेट के माध्यम से ऐसे मिशंस को लॉन्च किया जाएगा। एंड ये बेसिकली एटलस 5 और डेल्टा 4 जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको ये रिप्लेस करेगा। अब 2 स्टेज ऑर्बिट का मतलब जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है कि जो बहुत हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स का, लॉन्च व्हीकल मतलब जो सैटेलाइट्स और इन सबको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये बहुत हैवी, जैसे मान लो 20,000 से 50,000 kg तक का चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हैवी लॉन्च है, तो हैवी लॉन्च व्हीकल्स बोलते हैं। जैसे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इतना हैवी चीज़ को लॉन्च किया जा सकता है। अब इसमें जैसे लॉन्ग मार्च 5, प्रोटोमैम, डेल्टा 4-5, ये 4 हैवी, ये सब क्या है, हैवी लॉन्च व्हीकल्स हैं। कमेंट सेक्शन बताओ हमारे देश में क्या कोई हैवी लॉन्च व्हीकल है, कौन सा है वो कमेंट सेक्शन बताओ। इसी तरीके से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की अगर हम बात करें, जिसे शॉर्ट में ULA बोलते हैं, ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कि रॉकेट जो व्हीकल्स है, जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स हैं, इनको मैन्युफैक्चर और ऑपरेट करने का काम इसका है। और कई सारे ऐसे, अभी जैसे इसी ने ये जो वेंटोर करके है, जो अभी हमने डिस्कस किया लॉन्च व्हीकल्स को, इसी ने डेवलप किया है। तो वल्कन सेंटोर करके इसको डेवलप इसी ने किया, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा ये जो है आपका डेवलप किया गया। तो ये काफ़ी सारे ऐसे क्रायोजेनिक है या ऐसे कई जो रॉकेट्स हैं, हैवी लॉन्च व्हीकल्स को बनाने में इसका एक रोल है। और भी दूसरे जो रॉकेट्स हैं, सब रॉकेट व्हीकल्स हैं, उसको बनाया इसके द्वारा जाता है। अब इसमें एक टर्म आता है, वो है लूनर इकोनॉमी। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा कंटेंट आपको याद रहेगा, इस पर बिल्कुल प्रश्न आ सकते हैं। ये एग्जाम इसमें दे नहीं रखा आर्टिकल में, बट ये सब जो प्राइवेट एंट्री जो हो रही है ना, देखो अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, ध्यान से सुनना जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ आप लोग को, कि जो भी अभी स्थिति है, ध्यान से सुनना। देखो क्या है कि 2032 या 33 तक एक ट्रीटी चल रही है, जिसके माध्यम से जितने भी ये स्पेस की चीज़ें हैं वो ग्लोबल कॉमन के रूप में, मतलब इसमें कोई अपना ऐसा जुरिडिक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही ट्रीटी 2032-33 उसमें ख़त्म होगी, उसके बाद जो देश है वो देश जो जैसे मून में कोई प्रेजेंट है, किसी भी बॉडी में प्रेजेंट है, वो अपना क्लेम करना शुरू कर देगा कि बोले देखो हमने, हमारा यहाँ प्रेजेंस है, ये टेरिटरी हमारी हो जाएगी। और दूसरे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखोगे तो रिसोर्सेज भी हैं। तो जैसे मान लो हीलियम मून के अंदर अगर आपका इतना अधिक प्रेजेंट है, तो हीलियम काफ़ी अधिक हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लूनर मतलब मून में जो चीज़ें पहुंचाई जाती है, तो उससे रिलेटेड इकोनॉमी, उसे हम लूनर इकोनॉमी बोलते हैं। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, लॉन्च करना, ट्रांसपोर्टेशन है, लैंडिंग है, ये सब बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मान लो हम इसरो ये काम परफॉर्म करेगा और कोई हमसे करवाना चाहते तो हम कमाई कर लेंगे, तो ये भी लूनर इकोनॉमी से रिलेटेड है। कई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, उससे रिलेटेड मटेरियल मैन्युफैक्चर करने में जो हम यूज़ करते हैं, तो ये सब इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। अब दूसरा जैसे मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें और भी है, जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज जो हम स्पेस में रिसोर्सेस हैं उनको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। नासा ने कई उनसे पार्टनरशिप भी की है, जिसमें हम रोबोट्स बना रहे हैं, एस्ट्रो रोबोट्स इनको बोला जाता है। तो ये पार्टनरशिप किससे, वो मत लिखना। लेकिन आप देखो कि जक्सा, टोयोटा, इन्होंने कई कोलैबोरेशन ऐसे रखे हैं जिसमें ये लोग रोबोट्स बना रहे हैं, क्योंकि देखो इंसान हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं ना, तो रोबोट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनको भेजा जा सकता है। माइनिंग करने के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, जैसे माइनिंग किया जाए और मून से चीज़ों एक्सट्रैक्ट करके फिर पृथ्वी में भेजा जा सके, और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एडवांस
AI का इस्तेमाल, रोबोट्स, एडवांस सेंसर, माइनिंग वाइनिंग करने के लिए ये सब इस्तेमाल करना। फिर ये भी कहा गया कि मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके जो भी लूनर में स्थिति है वहाँ कैसे चीज़ें बनाई जा सके, हैबिटेट, जैसे टूरिज्म है, अब टूरिज्म में किसी को वहाँ स्टे करना है तो ये सब भी है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी डेवलप होगा जो कि फिर ये लूनर इकोनॉमी में ऐड करेगा। फिर जैसे मैंने आपको हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ों की बात की, ऑक्सीजन को तो प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से हम हीलियम का इस्तेमाल करके या जो भी कंपोनेंट्स है उसका इस्तेमाल करके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। तो एनर्जी सेक्टर एक बड़ा एरिया बन जाता है, और जैसे फ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस में भी एनर्जी सेक्टर बन जाता है। रोबोटिक्स सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है अगर कह सकते हैं, तो जो एनर्जी इंडस्ट्री है, रोबोटिक इंडस्ट्री है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं प्ले करेगा। जो भी हमारा मून मिशंस हैं या दूसरे पृथ्वी के दूसरे जो हैं मतलब यूनिवर्स के अंदर दूसरे जो प्लैनेट्स से हम चीज़ें भेजना चाहते हैं, तो उसमें रोबोटिक्स सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इंसान हर जगह नहीं जा सकता है। और जैसे मान लो अभी आर्टेमिस मिशन है, उसके लिए तैयार ये मिशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। आर्टेमिस मिशन में हम इंसानों को भेजना चाहते हैं हम मून और इन सब में। अच्छा, ये मैगजीन नवंबर 2023 वाली जो मैगजीन है वो लॉन्च हो चुकी है, तो आप लोग देख लेना। सौरभ पांडे UPSC.com में भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल से। क्वेश्चन देख लो, लूनर इकोनॉमी इज द रीजन फॉर ऑनगोइंग रेस, स्पेस रेस, 10 नंबर में लिखना है। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। इस वेबसाइट को विजिट करके कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। UPSC का जो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है ये कल से शुरू हो जाएगा, और मेल जो है आपको मैं डिटेल बता देता हूँ कि आप लोग मुझे ये मेल आपको सारी जानकारी करनी है। जब ज्वाइन करोगे अलॉन्ग विथ योर स्लिप ये सब जानकारी देनी है, ठीक है, कि इनके सोर्सेस क्या हैं, आपके कहाँ कहाँ से आपने पढ़ा है, ये सारे सोर्सेस आपको हाईलाइट करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल से आपको अंतर पता चल जाएगा जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, क्या क्या बेनिफिट आपको होंगे। कई सारी क्वेरीज हैं, इस पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बना दूँ तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम टारगेट करेंगे, पूरा फोकस्ड तैयारी करेंगे प्रीलिम्स 2024 के लिए, ठीक है, साथ में। और जो अभी सोच रहे हैं तो अभी डिले नहीं करना है, आप लोग ज्वाइन जरूर से करें। और अभी कोशिश मैं करूँगा कि 20% का इसमें ऑफ भी आपको मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।